Okay, today's topic is reflection at a spherical surface. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? अभी तक हमने फॉर्मेट्स प्रिंसिपल को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ये चारों टॉपिक पढ़ लिया था हमने इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। दोनों में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसमें भी रिफ्लेक्शन वर्ड आ रहा है, इसमें भी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, अब हम रिफ्लेक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस में क्या क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। सेकंड है रिफ्लेक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसको जियोमेट्री के थ्रू समझेंगे। तो जियोमेट्री में कुछ ऐसी चीज़ें आपको आएगी कि उसको पहले समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, आपने 10th या फिर 11th-12th में मैथमेटिक्स में चीज़ें पढ़ी होंगी। इस प्रकार से एक जियोमेट्री होती है, ठीक है। ये जियोमेट्री है, ये एक एंगल ये है, इसको बोल देते हैं एंगल ए, इसको बोल देते हैं एंगल बी, और ये है एंगल सी, ठीक। अगर देखो, इन एंगल्स को बोलेंगे हम इंट्रिंसिक एंगल, और ये होगा एक्सट्रिंसिक एंगल, ठीक है। इनको बोलेंगे आंतरिक कोण। कोण है, कोण भी आंतरिक कोण है, और कोण सी जो है वो बाह्य कोण है। तो ये जो बाह्य कोण होगा ना, ये कोण सी होगा। कोण ए, कोण मतलब कोण सी इक्वल टू कोण ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि अभी डेरिवेशन में यूज होगा, ठीक है। और एक होता है, हमेशा इसमें देखना, अगर लाइक ज्योमेट्री इस प्रकार है, इस प्रकार भी हो सकती है आपकी ज्योमेट्री, ठीक है। इस प्रकार भी हो सकती है ज्योमेट्री आपकी। तो एंगल, अगर इसको एंगल ए माने, इसको एंगल बी माने अपन, और इसको मान लेते हैं एंगल सी। तो जो एंगल सी होगा वो होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। इस प्रकार होता है, ठीक। और एक और अगर आप देखें तो एक और ये यूज होता है आपका, इस प्रकार का क्रॉस, ठीक है। अगर ये एंगल θ1 है, इसको एंगल ए है, और ये अगर एंगल बी है, तो ऑलवेज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। कैसे होगा? चलो, ये तो आपको दिख रहा है, आप कैंची दे सकते हैं ना। कैंची में अगर एंगल इस प्रकार से है, ये वाला एंगल है, तो इसको अगर मैं इस प्रकार डिस्प्लेस करूँगा, इसको इस प्रकार डिस्प्लेस करूँगा, तो ये भी इस प्रकार आएगी, और ये इस प्रकार डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना, होगा ना। तो कौन है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। देखिए, अगर इसको मैंने थोड़ा सा इस प्रकार से कर दिया तो ये और हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये एंगल बी, एंगल ए, मतलब एंगल भी जितना हुआ उतना ही एंगल बी हुआ ना, एंगल भी जितना हुआ उतना एंगल ए हुआ। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, या कहें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री उसमें यूज होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखो, अभी तक हमने पढ़ा है कि प्लेन सरफेस है अपने पास, ठीक है। इधर मीडियम कुछ है, इधर मान लेते वाटर है, इधर क्या है? एयर है। हमने अभी तक क्या देखा था कि लाइट इंसिडेंट हो रही है सरफेस से इस प्रकार से, और आफ्टर दिस पॉइंट लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। ये हम एंगल दिखाने के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर आई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ये प्लेन सरफेस, ठीक है, एक प्लेन सरफेस देखा था। अब हम इसमें देखेंगे एक स्फेरिकल सरफेस। इसको स्फेरिकल सरफेस क्यों बोल रहे हैं? स्फेरिकल का मतलब होता है गोला, ठीक है। स्फीयर मतलब होता है गोला,
या फिर स्फेरिकल को बोलते हैं गोली। इसको स्फेरिकल, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेस से लाइट रिफ्लेक्टेड होगी, मतलब इस पर लाइट रिफ्लेक्टेड होगी इस प्रकार से और इस प्रकार से रिफ्लेक्टेड होगी, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आई हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट, इसी प्रकार से लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगी स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है। स्फेरिकल मतलब गोली सरफेस, गोली पृष्ठ हिंदी में इसको बोलेंगे। तो अब इसे स्फेरिकल क्यों बोल रहे हैं? देखो अगर एक बॉल है, सॉरी बॉल, ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, इसका सेंटर ये है, ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस इसकी आर है, ठीक है। अगर ये इसका सेंटर है सी और रेडियस कितनी है इसकी आर है, ठीक है। अगर मैं इस गोले को इस प्रकार से कर दूं, तो ये स्फीयर का तो पार्ट है ना, स्फीयर मतलब हाफ स्फीयर मान सकते हैं इसको अपन, पूरा स्फीयर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है। तो इसमें अगर यहाँ पे, ठीक है, ये है इस प्रकार से, ये जो एक्सिस है इसकी, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस को बोलेंगे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में बोलेंगे इसको मुख्य अक्ष, ठीक है। ये इस स्फीयर की मुख्य अक्ष रहेगी। अभी आपको समझ में जाएगा कि इसे मुख्य अक्ष क्यों बोल रहे हो, इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्यों हो रहा है। ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इसकी ये रेडियस है, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे यहाँ पर, ये जो सेंटर ये है ना इसका, इसको बोलेंगे हम पोल, इसको हम पोल बोलेंगे। पोल को हिंदी में बोलेंगे ध्रुव, ये इसका ध्रुव है, इसलिए इसको पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये सेंटर हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई सी बॉडी रखी हुई है, यहाँ पर कोई सी बॉडी रखी हुई है ओ, ठीक है, इससे लाइट जा रही है इस प्रकार से, यहाँ से बॉडी रखी इस पी, यहाँ से बॉडी रखी इससे लाइट इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, और इस प्रकार से रिफ्लेक्टेड होगी। रिफ्लेक्टेड होने के बाद तो कुछ बेंड तो होगी ना, तो हम इसको कुछ आगे कर देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं तक भी जा सकती है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस इन्फाइनाइट तक भी जा सकती है, ठीक। तो ये बॉडी, अच्छा, तो ये यहाँ पर दिख रही है, इसकी इमेज यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा, मतलब ये इसकी इमेज दिखेगी यहाँ पे, तो इमेज को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज मतलब इसकी पिक्चर यहाँ पे दिखेगी हमें। ये क्या है? बॉडी है, ठीक है। तो ये पोल है यहाँ पे, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? माइनस यू। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी पोल से? माइनस यू। और इसकी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही। तो देखो यहाँ पे सेंटर है, ये है ना, ठीक है, ये पोल है, तो इससे इधर जितनी भी डिस्टेंस कुछ भी होगा ना, सब कुछ नेगेटिव होगा इधर साइड में, इस डायरेक्शन जितना भी होगा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से एक सेंटर होता है ओ, ठीक है, एक सेंटर होता है ओ या 0 मानते हैं अपन। उसकी इधर वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और इधर वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव डिस्टेंस होगी, और इधर इस पोल से यहाँ की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव v, ये जो माना अपन, और ये v, ठीक है। और ये डिस्टेंस अब तो पता ही है आपको, ये r वाले डिस्टेंस सेंटर की, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसमें। देखो अब पहली बात तो ये इस प्रकार का सरफेस क्यों पढ़ रहे हैं हम? इस प्रकार सरफेस इसलिए पढ़ रहे हैं, देखो ये क्या है? ये है आपका कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस मतलब उत्तल गोली पृष्ठ, ये उत्तल है। और ये क्या होगा? अवतल गोली पृष्ठ, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अगर इसको और इसको, अगर दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? लेंस, ठीक है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं। देखो इधर से लाइट जाएगी, तो इस सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होगी? फिर इसके लिए भी हम अलग से पढ़ेंगे, लाइट के लिए, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? फिर दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे ना, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो हमें लेंस की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो हम दोनों सरफेस को अलग अलग सेपरेट करके इसका डेरिवेशन सोल्व करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद दोनों को ऐड करके फिर डेरिवेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स सरफेस के, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए अब हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ेंगे हम। ठीक है, हमने सबसे पहले उत्तल पृष्ठ ले लिया है। इसके लिए अब हम क्या निकालेंगे, अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। अच्छा, जो प्लेन सरफेस था, ठीक है, प्लेन सरफेस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या था, रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या था, आपको पता ही है ना। रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या था इसके लिए, साइन आई अपॉन साइन आर। इसके लिए जो लाइट इस प्रकार से आ रही थी, उस प्रकार से बेंड हो रही थी, है ना, हमने पढ़ा था ना। इसके लिए जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रकार से था, म्यू2 अपॉन म्यू1। ठीक है ना, मतलब साइन आई के सामने जो एंगल बना रहा है, इसमें वेलोसिटी कितनी v1 है, इसमें v2 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू1 और इसका म्यू2। ठीक है, तो साइन आई के पास v1 लाने के लिए, यहाँ पर इक्वल टू v1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये c बाई v2 है, ये कितना है c बाई v1, तो v1 ऊपर चला जाएगा ना, और c से c कट जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, तो ये वेलोसिटी और एंगल में रिलेशन बताता है दोनों मीडियम में। ठीक है, इन्हें बहुत मीडियम। ठीक, अब इसके लिए भी हमें रिफ्लेक्शन फार्मूला निकालना है। देखो यहाँ भी अपवर्तन, ठीक है, तो हमें स्फेरिकल सरफेस के लिए निकालना है। देखो ये भी ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से लाइट जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर लाइट फोकस हो रही है, इस पॉइंट पर फोकस हो रही है लाइट। ठीक है, यहाँ से लाइट इस प्रकार जा रही है और इस पॉइंट पर फोकस हो रही है। ठीक है, तो अब हमें रिफ्लेक्शन का फार्मूला निकालना है इसके लिए। तो लाइट इस पॉइंट से यहाँ पे बॉडी रखी हुई है, इससे लाइट इस प्रकार जा रही है। अगर ये स्फेरिकल सरफेस ना होता, देखो ये स्फेरिकल सरफेस अगर ना होता, ठीक है, देखो आपको पता है कि एक लेंस होता है, एक लेंस आपने देखा होगा, या फिर अभी आप सेकेंड ईयर में जब प्रैक्टिकल लैब लगेगी आपकी, तब आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्लास मीडियम होता है। इधर ये जो अंदर होता है ना, पूरा ये ग्लास मीडियम होता है, ग्लास मीडियम। ठीक है, ये ग्लास मीडियम होता है, इसका मतलब अगर लाइट यहाँ से आएगी तो ये ग्लास में जाएगी, मतलब यहाँ पे मीडियम क्या है, म्यू1 है, और यहाँ पे मीडियम क्या है, म्यू2 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मीडियम क्या है, म्यू1 है, और यहाँ पे मीडियम म्यू2 है, लाइक दिस। यहाँ पे मीडियम म्यू1 था, यहाँ पे मीडियम म्यू2 है। ठीक है, तो अगर ये मिरर ना होता तो ये लाइट क्या होती, सीधी जाएगी, लेकिन इसकी प्रेजेंस के कारण लाइट इस प्रकार से बेंड हो रही है और इस पॉइंट पर फोकस हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एंगल बताने के लिए। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर। ठीक है, यहाँ से लाइट कितना एंगल बना रही है, यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं सपोज अल्फा एंगल। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्टेड दिस लाइट विल फोकस ऑन आई, तो इसको एंगल हम मान लेते हैं, सपोज दिस एंगल इज बीटा। ठीक है, और ये जो नॉर्मल जो है सेंटर से जो एंगल बना रहा है, इसको हम मान लेते हैं एंगल गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और इसको अब हम नाम देते हैं ए। ठीक, अब देखिए, अब बताइए कि अगर ये वाला एंगल अगर आई है, तो मैंने आपको भी बताया था ये वाला एंगल भी आई ही होगा, इस प्रकार से बताया था मैंने भी। ये वाला एंगल अगर ए है और ये एंगल बी है, ठीक है, ये एंगल अगर ए है और ये एंगल बी है, ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो इस प्रकार तो ये है अपने पास। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल
ओ, इसको पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं हम, लाइक क्या नाम दें, इसको एंगल हम यहाँ पे इस पॉइंट को एन नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको एन नाम देते हैं, ठीक है, एंगल ओ एन एम, तो एंगल ओ एन एम इक्वल टू एंगल ए एन सी, देखिए ये वाला एंगल ए एन सी। देखो जिस पर भी एंगल बन रहा है ना उसको सेंटर में लेते हैं, एंगल का एन पर है ना, तो हमने एंगल एन पे लिया बीच में सेंटर में, ठीक है। इस प्रकार इसमें सेंटर में क्या, एंगल ओ एन सी, ओ एन सी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए स्नेल्स लॉ क्या होगा, इसके लिए स्नेल्स लॉ क्या होगा, इसके लिए स्नेल्स होगा साइन आई अपॉन साइन, देखो स्नेल्स लॉ वहाँ पे लगता है जहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर भी लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, ठीक है, ये तो ग्लास है यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पर जो मीडियम है यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं ग्लास ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है, यू नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी μ2 अपॉन μ1, ठीक है, ठीक। देखो अब इसको हम फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इसको म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें बार बार ये ना लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे म्यू। सपोज μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू म्यू। अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, देखो साइन आई कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल जो इंसिडेंट एंगल है ना वो साइन आई, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो साइन आर। तो आपको यहाँ पर एंगल, ये जो एंगल ये बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, बहुत लार्ज एंगल लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो असल में जो एंगल होते हैं ना ये एंगल बहुत छोटे होते हैं। आप अगर लेंस को देखेंगे तो वहाँ बहुत छोटा होता है, तो उसमें जो लाइट भी इंसिडेंट होगी ना तो वो भी बहुत कम, बहुत छोटे एंगल से इंसिडेंट होगी वो लाइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो साइन आई है ना, साइन आई को इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं आई, और जो साइन आर है उसको हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं आर, ठीक। तो इसमें पुट कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई तो आई हो गया, ये साइन आई और ये हो जाएगा आर, और हमने म्यू सपोज किया है तो ये हो जाएगा म्यू, तो ये क्या हो जाएगा आई इक्वल टू म्यू आर। इसको इक्वेशन दे देना फर्स्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको इमेज भी दिखती रहे। अब देखिए इसमें, अब ये तो स्नेल्स लॉ हो गया, लेकिन हमें इसके लिए देखो ये स्नेल्स लॉ क्या है, रिफ्लेक्शन की, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, दिस इज स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्लेक्शन, लेकिन हमें स्फेरिकल के लिए निकालना है, ड्यू टू फॉर स्फेरिकल, ठीक। तो स्फेरिकल में अपने पास ये क्या है, तो इमेज की डिस्टेंस है ये वाली, और एक तो बॉडी की डिस्टेंस है पोल से u माइनस यू, और एक इमेज की डिस्टेंस है पॉजिटिव v, ठीक है। तो हमें जो एंगल है ना, इस एंगल I और जो एंगल R है, इन दोनों को यहाँ से वेनिश करना है, ठीक है, इनको रिप्लेस करना है, मतलब हमें जो फाइनल फार्मूला मिलेगा ना वो u v और r के फॉर्म में और म्यू के फॉर्म में मिलेगा। जब फार्मूला डिराइव होगा आपको जब पता चल जाएगा कि ये आपने कहीं पे पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको मेमोराइज्ड हो जाएगा वो। तो इसके फॉर्म में हमें निकालना है, इसका मतलब हमें I और R को हटाना है कैसे भी, ठीक है, और I और R को हटाना है, तो ये आपको पता कैसे हटाना है, इसको I और R को कैसे हटाना है। और जो हम फाइनल फार्मूला जो डिराइव कर रहे हैं वो क्यों डिराइव कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीन फॉर दिस फार्मूला, ठीक, तो वो भी अभी आपको पता चलेगा। तो इसमें देखिए एंगल I, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख लेते हैं अपन, ठीक है, ठीक
ठीक है। चलो इक्वेशन फर्स्ट ये इसको बड़ा लिख लेते हैं हम, आई इक्वल टू म्यू आर। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसमें एक्चुअली ये जो एंगल है यहाँ पे साइन, जो आई एंगल बन रहा है ना यहाँ पे आई एंगल, तो यहाँ पर एंगल के लिए कौन सा एंगल है, एंगल ओ एन एम। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि इस प्रकार से ट्रेंगल है हमारे पास, इस प्रकार से ट्रेंगल है और ये वाला है, तो ये एंगल सी है, ये एंगल बी और ये एंगल ए। अगर हम माने तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल आई बन रहा है, ये जो एंगल आई बन रहा है इसको निकालना है हमें, इसकी जगह वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेंगल ले लेते हैं फ्रॉम ट्रेंगल ओ एन और सी। ठीक है, ट्रेंगल ओ एन सी फ्रॉम ट्रेंगल ओ एन सी। ठीक है, ट्रेंगल ओ एन सी, इसको थोड़ा बड़ा करके अब लिखते हैं अपन ट्रेंगल ए एन सी, सॉरी ओ ट्रेंगल ओ एन सी, ये ट्रेंगल। ठीक है, इधर देखिए डायग्राम में ओ एन सी। अब इसमें देखिए एक एंगल तो ये रहा एंगल अल्फा और एक एंगल एंगल गामा। अब इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये रहा एंगल आई। ठीक है, ये तो पूरा एक ट्रायंगल बन गया ना ये वाला। तो और ये एंगल बाहर है, देखो ये ये इनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, और ये होगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये आंतरिक कोण है दोनों और ये आई जो है बाह्य कोण है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिखते हैं एंगल ओ एन सी, एंगल ओ एन सी इक्वल टू एंगल एन ओ सी, एंगल एन ओ सी, क्योंकि एंगल अल्फा जाएगा ना, है ना। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है एंगल आई, तो ये हो जाएगा एंगल एन ओ सी, एंगल एन ओ सी प्लस ये वाला एंगल गामा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल एन सी ओ प्लस एंगल एन सी ओ। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल ओ एन सी क्या है, आई एंगल है। ठीक है, और एंगल एन ओ सी क्या है, अल्फा है। और एंगल एन सी ओ क्या है, प्लस गामा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू तो निकल गई अपनी। ठीक है, ये आई की वैल्यू निकल गई, मतलब इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। ठीक है, अब एक और क्या बचा हमारे पास निकालना है, हमें निकालना है आई। वी वांट टू फाइंड आउट आई एंड आर। सो हमने आई तो फाइंड कर लिया है। ठीक है, आई फाउंड कर लिया हमने, अब हम निकालेंगे आर। अब देखिए एंगल आर कहाँ दिख रहा है आपको, एंगल आर ये दिख रहा है क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल ये है। ठीक है, तो आर निकालने के लिए ये पूरा ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें इंटीरियर एंगल कौन से, एक तो एंगल आर है और एक एंगल बीटा है। ठीक है, एंगल बीटा, और जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो एंगल गामा है। इस ट्रायंगल को देखो। ठीक है, तो इस एंगल में तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल एन आई सी, फ्रॉम ट्रायंगल एन आई सी। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल एन आई सी। अब इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल सी, मतलब एंगल एन सी पी। ठीक है, एंगल एन सी पी, एंगल एन सी पी इक्वल टू एंगल एन आई सी। ठीक है, एंगल एन आई सी।
प्लस एंगल INC, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल NCP एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये हो जाएगा आपका गामा, और एंगल NIC ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस, और एंगल INC ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R। अब हमें R निकालना ना, I तो निकाल लिया हमने, R निकालना तो इसको इधर कर देंगे, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, ठीक, कितना हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में I और R की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो ये I और R की जो वैल्यू है ना, ये इसमें पुट कर देते हैं अपन, ठीक है, ये इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, I और R की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, I की वैल्यू और ये R की वैल्यू। सो ये क्वेश्चन 3 हो गया, ये क्वेश्चन हो जाएगा 3। तो ये पुट कर देते हैं इसमें अपन, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू म्यू आर है अपनी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में I की वैल्यू पुट कर देते तो ये हो जाएगी अल्फा प्लस गामा, और ये हो जाएगी म्यू आर, तो ये म्यू आर की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए जो गामा है ना, गामा को हम एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना अल्फा प्लस देखिए अल्फा प्लस गामा इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू गामा माइनस म्यू बीटा, माइनस का म्यू बीटा। तो अब देखिए जो बीटा है ना, ये जो गामा है, इस गामा को उधर ले जाएंगे, और जो बीटा है माइनस म्यू बीटा, इसको इधर ले आएंगे, अल्फा बीटा को एक साथ कर देंगे, अल्फा प्लस म्यू बीटा इक्वल टू म्यू गामा माइनस गामा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये जाएगा अल्फा प्लस म्यू बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा गामा, और ये जाएगा म्यू माइनस 1, ठीक है। देखो अभी भी मैंने बोला था कि हमें U V R और U के फॉर्म में चाहिए फार्मूला, ठीक है, क्योंकि हमें इमेज की डिस्टेंस और इसको इमेज की डिस्टेंस और जो बॉडी रखी हुई है उसकी डिस्टेंस में रिलेशन चाहिए हमको, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस में, इन चारों में हमको वो रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो अभी भी नहीं आया, इसका मतलब कि हमें और कैलकुलेशन की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत और पड़ रही है। तो इसको इक्वेशन नाम देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशंस का मतलब नहीं, फाइनल इक्वेशन को लिया गया, ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया इक्वेशन कैसे आई। अब देखिए, अब फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे हम इसमें, इसको फार्मूले को यहाँ पे रख देते हैं, चलिए ठीक, ये रहा फार्मूला। अब देखिए इसमें इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए ये वाला जो एंगल है अल्फा, ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे लंब है ना, इसको क्या बोलेंगे, लेंथ, ठीक है। ठीक है, देखिए इधर एंगल, देखो ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ONP, ये वाला देखिए ट्रायंगल ONP, फ्रॉम ट्रायंगल ONP, इसमें देखिए आप, इसमें ये एंगल L है, इसमें हम tan अल्फा लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री tan अल्फा, क्योंकि देखो हमें बेस दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan अल्फा, इसको लिख लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ONP, इसमें क्या है tan अल्फा, देखो tan अल्फा ये हो जाएगा TN, ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, हिंदी में होगा ये लंब अपन आधार। ठीक है, तो लंबे की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे लंबे की वैल्यू देखिए, ये वाली लंबे की वैल्यू यहाँ पे Pn, और आधार की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? OP है, तो OP की वैल्यू कितनी है? माइनस यू, ये हो जाएगा माइनस यू। ठीक है, ये हो जाएगा 10 अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला ट्रायंगल देखो। देखो पहले तो पहली बात तो ये है कि जो एंगल जो ये अल्फा बन रहा है ना एंगल, ये बहुत स्मॉल एंगल है। ठीक है, ऑप्टिक्स में जितने भी एंगल बनते हैं बहुत स्मॉल एंगल बनते हैं। जब भी लाइट रिफ्लेक्टेड कुछ भी होती है तो बहुत स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्टेड होती है या फिर इंसिडेंट होती है। तो ये वाला जो एंगल है ना ये भी बहुत स्मॉल है, तो इसको भी tan अल्फा के हम बोल देते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू Pn माइनस सी। ठीक है, अब देखिए फाइनल एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखिए अभी अपन आए थे ना यहाँ पे, ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, इसमें अल्फा की वैल्यू चाहिए थी तो अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल लिया, ये रही अल्फा की वैल्यू, ये रही। ठीक है, अल्फा की इसी प्रकार अब कौन सी वैल्यू चाहिए? बीटा चाहिए। ठीक है, एक बीटा की वैल्यू चाहिए और एक गामा की वैल्यू चाहिए, मतलब अल्फा बीटा गामा को हमें हटाना है। देखो पहले हमने एंगल आई और एंगल आर को वेनिश किया था। ठीक है, अब हम करेंगे एंगल अल्फा बीटा और गामा को हटाएंगे, इनको हटाना है हमें। इसकी जगह पे हमें यू वी आर और म्यू लाना है। तो अल्फा आ गया, अब फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगाओ नेक्स्ट ट्रायंगल में। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल NIP। ठीक है, ट्रायंगल NIP में आ जाए आप, आप खुद निकाल सकते हैं। अब तो ट्रायंगल NIP फ्रॉम ट्रायंगल NIP, ट्रायंगल NIP में देखिए 10 बीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर लंब कितना है? Pn, यहाँ पे भी अपना Pn ही आ रहा मतलब, और यहाँ पे जो बेस है यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है? प्लस V, ये हो जाएगा V। और जो बीटा एंगल है वो छोटा है तो हम इसको लिख देंगे बीटा इक्वल टू Pn अपॉन V, मतलब बीटा भी आ गया अपना। ठीक है, इसी प्रकार एक गामा, ये वाला ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल NPC, ट्रायंगल NPC। ठीक है, ट्रायंगल NPC फ्रॉम ट्रायंगल NPC फ्रॉम ट्रायंगल NPC। इसमें देखिए 10 गामा इक्वल्स टू, ये देखो परपेंडिकुलर कितना है इसका? Pn, परपेंडिकुलर Pn, और बेस कितना है इसका? R। तो ये हो जाएगा आपका गामा इक्वल टू Pn अपॉन R। ये भी मिल गया, अल्फा बीटा गामा तीनों मिल गए आपको। अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, इस फार्मूले में इक्वेशन 4 में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी Pn अपॉन माइनस यू प्लस म्यू। बीटा की वैल्यू कितनी है? Pn अपॉन V इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू कितनी है? Pn अपॉन R, और कितना है ब्रैकेट में? म्यू माइनस 1। ठीक है, अब देखिए Pn सभी जगह आ रहा है, Pn इक्वल टू में तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस 1 अपॉन यू प्लस म्यू अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 1। ठीक है, इसको और मॉडिफाई कर देते हैं हम फार्मूले को। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन R इक्वल टू म्यू बाय V माइनस 1 अपॉन यू। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ये 12th में था, ऑप्टिक्स में 12th में था ये फार्मूला। इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर
स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, ये वाला स्फेरिकल रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर अभी तो हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिया था, इसकी लाइट इस प्रकार से गई तो हमने कैलकुलेशन किया रिफ्लेक्शन फार्मूला के लिए। अगर हम इस लेंस के लिए निकालेंगे, इस प्रकार से लाइट जाएगी और जो भी होगा इसमें रिफ्लेक्शन, उसके लिए फार्मूला सेम ही आएगा, ठीक है। बस इसकी जियोमेट्री थोड़ी डिफरेंट बनेगी और कुछ नहीं, कैलकुलेशन भी सेम ही होगी इसकी, बस इसमें थोड़ी जियोमेट्री डिफरेंट बनेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक तो कल पढ़ेंगे हम, आज के लिए तो बस इतना ही, ठीक है। तो अब इस फार्मूले का मतलब क्या है, ठीक है। अब इस फार्मूले का मतलब क्या है, ये क्या डिराइव करना चाह रहे थे हम, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों है यहाँ पे, इसका मतलब म्यू इक्वल टू क्या माना था अपन ने स्टार्टिंग में, म्यू2 अपॉन म्यू1 को माना था अपन ने, ठीक है। अपन ने क्या माना था कि म्यू2 अपॉन म्यू1, मतलब ये सेकेंड मीडियम का, ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर यहाँ पर, ठीक है, ये म्यू1 है और ये म्यू2 है, अगर ये मान लें कि इधर भी एयर है, मतलब इधर भी लाइट एयर से जा रही है और बाद में इधर भी एयर ही है, मतलब इधर भी एयर है, दूसरे मीडियम में भी एयर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी मतलब म्यू1 इक्वल टू म्यू2 हो जाएगी ना, ठीक है। एयर के लिए म्यू1 इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब सी बाई वी, मैंने बताया था 1 होता है, ठीक है। और इसके लिए म्यू2 इक्वल टू सी बाई वी इक्वल टू 1 होता है, या तो म्यू1 इक्वल टू म्यू2 कर दो या फिर सी बाई वी करके इसको काट दो, ठीक है। तो दोनों सेम हो जाएंगे, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें इस फार्मूला में म्यू इक्वल टू 1 पुट करो, आप क्या आएगा, म्यू इक्वल टू 1 पुट करो, हर एक फार्मूला कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ऐसे डिराइव नहीं हो जाता फार्मूला। तो इसमें 1 पुट करोगे आप तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, ठीक है। तो ये 0 इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, मतलब v इक्वल टू यू, ठीक है। क्या मतलब समझे इसका, ये v किसकी डिस्टेंस थी, जो लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही थी ना, इस प्रकार से इस पॉइंट पे इस बॉडी, ये जो बॉडी है इसकी इमेज यहाँ बन रही थी, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से इस पोल से, ये जो सॉरी ये वाला डायग्राम नहीं पढ़ा था अभी हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। तो ये पोल था, इस पोल से इस इमेज की डिस्टेंस कितनी थी, आई थी, ठीक है। ये क्या थी डिस्टेंस, पॉजिटिव थी, और इसकी डिस्टेंस कितनी थी बॉडी की, कितनी थी u माइनस यू, ओ यहाँ से लाइट इस प्रकार से रही थी, इस प्रकार से फोकस हो रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों साइड मीडियम सेम रहेगा ना, ये म्यू1 इक्वल म्यू2 दोनों सेम रहेंगे, तो जो इमेज की डिस्टेंस और ये दोनों सेम डिस्टेंस से होंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से इधर की डिस्टेंस सेम रहेगी और इधर की डिस्टेंस सेम रहेगी, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। अगर मीडियम सेम रहा तो, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर मीडियम सेम रहा, ठीक है, अगर मीडियम सेम रहा तो लाइट रिफ्लेक्टेड ही क्यों होगी, लाइट रिफ्लेक्ट क्यों होगी, सीधी जाएगी लाइट तो। अगर मीडियम इधर और इधर दोनों साइड सेम रहा और हमने कुछ बाउंड्री बना दी, इसके इधर भी मीडियम सेम है लेकिन, तो लाइट तो इस प्रकार से जाएगी ना, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो जो इसकी इमेज यहाँ पे है, ये इमेज, इसकी डिस्टेंस यहाँ से भी जो v है और यहाँ से u है, अगर हम एक फिक्स पॉइंट की बात करें तो इसकी इमेज और इसकी इमेज यहाँ पे सेम बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम रहा तो, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है इसका। तो कुल मिला के जो फार्मूला है ना, ये न्यू लेस है। अब बताइए यहाँ पे इमेज जाएगी, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, तो ये तो कुछ कहीं देखा नहीं ना, इसमें कहाँ मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसका मतलब क्या है कि मीडियम
ये फार्मूला क्या है, मीडियम चेंज होगा तभी वैलिड है फार्मूला, ठीक है। दोनों साइड मीडियम डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो इस फार्मूले का कोई मीनिंग ही नहीं है। v इक्वल टू यू, मतलब यही है, यही v है और यही u है, यही v है, u है और यही v है, मतलब कहीं इमेज बनेगी नहीं इसकी, कहीं पर इमेज नहीं बनेगी इसकी, ठीक है। अब देखो ये तो फर्स्ट केस था, अब अपन इसका सेकंड केस देखते हैं, ठीक है। अब इसका अपन सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इस प्रकार से है, कभी कभी अगर बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है O, ठीक है, उस बॉडी से लाइट इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, इस बॉडी से लाइट इस प्रकार से जा रही है और ऐसे सीधी निकल रही है, ठीक है, सीधी जा रही है, मतलब इस प्रकार सीधी जा रही है, मतलब इस प्रकार से बेंड नहीं हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन कब आएगी, इस प्रकार की सिचुएशन कब आएगी, क्योंकि अभी तक तो हमने ऐसे देखा था ना कि लाइट इस प्रकार से जा रही है, तो ये वाली सिचुएशन कब आएगी आपकी, ये सिचुएशन कब आएगी, जब आपकी इमेज ये जो ये है ना, ये u इक्वल टू f1, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, माइनस यू, अभी माइनस यू नहीं ले रहे अपन, ठीक है, मतलब इमेज की डिस्टेंस तो u ही मानते हैं ना अपन, तो ये जो u डिस्टेंस है ना, ये f1, मतलब इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है, प्रथम फोकस बिंदु। अगर आपकी बॉडी फर्स्ट फोकल पॉइंट पे रखी हो ना, तो आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इधर देखो इमेज कहाँ बन रही है, v इक्वल टू इनफाइनाइट पे बन रही है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ फोकस हो रही है, पर फाइनाइट डिस्टेंस पे कहाँ फोकस हो रही है, फाइनाइट डिस्टेंस थोड़ी ना यहाँ पे, ये तो आपकी इनफाइनाइट पे जा रही है ना, ये इमेज कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है आपकी, तो आपको दो वैल्यू मिल गई है, एक तो u इक्वल टू f1 मिल गया, और एक मतलब इमेज की डिस्टेंस u इक्वल टू f1 और इसकी डिस्टेंस v इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं अपन वैल्यू, ये जो फार्मूला है ना, रिफ्लेक्शन का फार्मूला है, इस पर अपन पुट कर देते हैं, ये कंडीशन है, ये कंडीशन सेकेंड है। अब इसे पुट कर देते हैं अपन वैल्यू को, तो देखिए म्यू तो सेम रहेगा, म्यू माइनस 1 अपॉन आर भी सेम रहेगा, ठीक है। अब म्यू अपॉन वी कितना अपना इनफाइनाइट, ठीक है, और माइनस यू कितना है f1, ठीक है। तो आपको पता है ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, मतलब किसी के भी इनफाइनाइट में, किसी के भी अगर अपॉन में इनफाइनाइट होगा तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, चाहे कुछ भी हो, जीरो और इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर जीरो और इनफाइनाइट को छोड़कर कुछ भी हो तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होती है, जैसे कि यहाँ पे म्यू अपॉन इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू जीरो माइनस 1 अपॉन f1, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन f1 इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा f1 इक्वल टू माइनस आर अपॉन म्यू माइनस 1, ये बन जाएगा फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो अभी हमें फर्स्ट फोकल पॉइंट की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, रेडियस तो फिक्स रहेगी ना, लेंस की जो रेडियस है, जो सेंटर से रेडियस थी वो तो फिक्स रहेगी, वो थोड़ी ना चेंज होगी। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव सॉरी इस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रही है, अपवर्तनांक पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है ना ये वाला, ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या है f1 मानी हमने, ये मीडियम पर डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। अभी हमने इधर क्या माना, एयर माना, और इधर क्या मान लेते हैं हम, ग्लास मान लेते हैं, और थोड़ी देर बाद हम इसके आगे क्या लिख लेते हैं, वाटर लिख लेते हैं, वाटर। अगर यही अपन वाटर में कैलकुलेट करें तो इस इमेज इनफाइनाइट बनाने के लिए ये जो बॉडी रखी हुई है ना,
जिसके लिए फोकस जो है, फोकल पॉइंट वो डिफरेंट डिफरेंट होगा अगर ये मीडियम चेंज हो गया तो। ये जो आपका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया ना, तो आपका जो फोकस पॉइंट है ना ये वाला, ये डिफरेंट डिफरेंट होगा फॉर ए डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो ये हम फोकल जो पॉइंट है, ये वाला फोकस बिंदु है, ये इसको बोलते हैं प्रथम फोकस बिंदु, फर्स्ट फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट फोकल पॉइंट हो गया, तो बस सेकंड फोकल पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं अब सेकंड फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट में क्या होगा, इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रथम फोकस बिंदु। ठीक है, प्रथम फोकस बिंदु। ठीक है, अगर मैं इससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ तो इस फार्मूले से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और मेन फार्मूला आपको पता है कौन सा है, मेन फार्मूला आपको पता है ये वाला है, कोई से क्वेश्चन होंगे तो इससे सॉल्व करना है इस फार्मूले से। ठीक है, ये तो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा, तो सेकंड फोकल पॉइंट क्या है, सेकंड फोकल पॉइंट के लिए क्या होगा कि वहीं अपन वापस से वही ले लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस ले लिया। ठीक है, इसको सही से नहीं बना पा रहा हूँ एक्चुअली में, इस प्रकार से हो गया, अभी सही से नहीं बना वैसे। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्शन। ठीक है, सेकंड फोकल पॉइंट को कब बोलेंगे, जब अपनी ये जो बॉडी है ना, ये इधर बॉडी रखी थी और इसकी इमेज कहाँ बन रही थी, पहले बॉडी यहाँ रखी थी, अब बॉडी इनफाइनाइट से आ रही है, मतलब इनफाइनाइट पर रखी हुई है और उसकी जो इमेज बन रही है वो यहाँ पर बन रही है। ठीक है, उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इस पोल से, जब किसी की भी डिस्टेंस देखना है ना, तो हम इस पोल से देखेंगे, तो इस पोल से ध्रुव से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, v इक्वल टू f2। इसे बोलेंगे अपन सेकेंड फोकल पॉइंट, जब अगर बॉडी इनफाइनाइट पर रखी हो, मतलब u इक्वल टू इनफाइनाइट, इसे हम बोलेंगे सेकेंड फोकल पॉइंट। ठीक है, समझ गए बात को। तो यही वैल्यू उस फार्मूले पुट कर दो, क्या फार्मूला था अपना, म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस सॉरी म्यू और 1 अपॉन यू, ये था। ठीक है, ये था ना फार्मूला, 1 अपॉन यू म्यू अपॉन वी, यही था, एक बार देख लेते हैं, यही था ना। ठीक है, तो हमको फर्स्ट फोकल पॉइंट निकालना है, सॉरी फर्स्ट फोकल पॉइंट निकाल लिया, सेकंड फोकल पॉइंट निकालना है, द्वितीय फोकस बिंदु निकालना है। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर मीडियम क्या है, म्यू1 है, म्यू2 है। ठीक है, तो अब देखो u की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो म्यू तो ऐसे वैसे रहेगा कि मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, मीडियम सेम नहीं है, अलग अलग है। म्यू v कितना है, v बताइए, f2। ठीक है, f2 है, और माइनस u की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बचा अपने पास, तो f2 की वैल्यू निकाल लो, तो f2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, f2 की वैल्यू निकाल लिए, तो ये हो जाएगी, f2 इधर चला गया, तो ये हो जाएगा म्यू r अपॉन म्यू माइनस 1, सेकंड फोकल पॉइंट। ठीक है, इसी को भी अगर हम उसी की तरह समझें, तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी ना, ये तो कांस्टेंट रहेगी रेडियस। ठीक है, तो ये भी जो फोकस पॉइंट है ना, ये वाला जहाँ पर इमेज बन रही है सेकंड फोकल पॉइंट पर, ये भी आपका मीडियम पे डिपेंड करेगा। अलग अलग मीडियम के लिए ये भी चेंज होता रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एक फिक्स डिस्टेंस रहेगी। इसलिए तो हमारे पास म्यू आ रहा है, क्योंकि म्यू इज ए वेरिएबल, ये कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इमेज की डिस्टेंस मीडियम को चेंज करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सेपरेटली सरफेस के लिए कैलकुलेट किया है, अब हम आगे देखेंगे कि दोनों सरफेस को जोड़ देंगे तो ये एक लेंस बन जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़े ना, तो आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छे समझ आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इसको बोलेंगे अपन सेकेंड
फोकल पॉइंट। हिंदी में बोलेंगे इसको द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।